नमस्कार, स्वागत है आपका एटीवी इंडिया में। जैसा कि सभी दर्शकों को मोटिवेशन के लिए अपना जो चैनल है उसमें आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर और अन्य संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और समाज को एक अलग नज़रिए से देखने वाले। आज हम डॉक्टर शरद शर्मा जी से और मुलाकात करेंगे और उनके जरिए कई ऐसे सवाल हैं जिनके अहम जवाब भी मिलेंगे आपको, और जो पीएमटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी कई मोटिवेशन जो शब्द हैं वो आज डॉक्टर शर्मा जी से मिलेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे चैनल में। आज हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे छोटा सा मुद्दा है शासकीय अस्पताल। जैसा कि आप शासकीय अस्पताल में सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे में आम जनता के मन में ऐसे कई प्रश्न होते हैं कि शासकीय अस्पतालों में लोगों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप उन आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दीवान सिंह सिकरवार जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा GTN न्यूज़ को, जिन्होंने मतलब इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया और जिसमें हम लोगों से एक विषय पे, जैसा आप पूछ रहे हैं कि कई लोगों में हॉस्पिटल के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव भावना रहती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं दोबारा आपको धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों में पॉजिटिविटी ला रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सिस्टम के प्रति लोगों में काफ़ी समय से रोष है। लोगों में ये भावना कर गई है कि ये हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहावत कही जाती है कि हम सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, ना हम गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज कराएंगे, लेकिन हमको सरकारी नौकरी चाहिए। जी। ऐसे कहा जाता है कि नहीं, नौकरी हम सरकारी लेंगे लेकिन सरकारी में हम काम सुविधाएं कोई नहीं लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब इसी तर्ज पे लोगों में जैसे गवर्नमेंट के प्रति थोड़ा सा नेगेटिविटी जो भरी हुई है कि वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, अच्छा वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं है, या स्वच्छता वहाँ नहीं है, उसको लेके एक नया कैंपेन और प्रोग्राम प्रोग्राम चल रहा है जो कायाकल्प के नाम से है। तो अस्पताल में हम जैसे काया को कल्प करते हैं, उसी तरह से हमने अस्पतालों को कायाकल्प करना स्टार्ट कर दिया है। और उसमें चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, साफ सफाई की बात हो, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात हो, अथवा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात हो, इनको एक नए सिरे से चालू किया है। और हर अस्पताल का स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होता है, उसकी ऑडिट होती है और उसके बाद उनको ग्रेडिंग दी जाती है और ऐसे अस्पतालों को पुरस्कृत भी किया जाता है और अवार्ड भी किया गया था। पिछली बार सामुदायिक सेवा स्वास्थ्य के कैलारस को पुरस्कृत किया गया था, जिसमें पूरे जिले में और ये अस्पताल सफाई और सारी चीज़ों के लिए अग्रणी माना गया था। हाँ, तो ये एक सवाल अपना रहेगा, जैसे लोग शासकीय अस्पताल में जाने से पहले अपने मन में एक नेगेटिविटी बनाते हैं कि वहाँ पर डॉक्टरों की देखभाल बहुत कम होती है। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे आ रहा था कि देखिए लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी बनी है उसके पीछे कई कारण हैं और कई उसमें से ज़्यादातर कारण ऐसे हैं जो थोड़े से सुधार के साथ ये पूरे हो सकते हैं। और जैसे कि सबसे पहली चीज़ है तो पेशेंट को लगता है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे उनको लाइन लगानी पड़ेगी। तो लाइन के लिए आजकल टोकन सिस्टम कर दिया गवर्नमेंट ने। बड़े बड़े अस्पतालों में जिला लेवल के जो है उनमें आपका स्क्रीन लगी रहती है, हमको कुछ नहीं करना होता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके वहाँ एक टोकन कटाना होता है और टोकन के थ्रू आपको डिस्प्ले में ये आ जाएगा आपका कौन सा नंबर है। और दूसरी चीज़ है दवाइयों की क्वालिटी के बारे में, तो इसके लिए पूरी की पूरी एक कमेटी होती है, टीम होती है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारी जो है इसको निर्णय लेते हैं और जो भी दवा आ रही है वो पूरी तरह मानकों पे खरी उतरी है। बाकी ये हम लोगों के लेवल की बात तो नहीं है, ये मंत्रिमंडल और जो उनके कहना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि गवर्नमेंट डॉक्टर हूं तो मेरा पूरा विश्वास है, मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं और जिनको मैं दवाई देता हूं वो पूरी तरह ठीक होते हैं। एक पूर्ण विश्वास के साथ ली गई दवाई और दी गई दवाई दोनों ही असरकार होती हैं और वो मरीज को फ़ायदा पहुँचाती हैं। तीसरी चीज़ मैं 1 मिनट और समय लूँगा कि सफाई को लेके बड़ा वो रहता है, तो ये जो कायाकल्प प्रोग्राम है इसमें सफाई
पे विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। और मैं अपने सिविल अस्पताल सबलगढ़ का इन्फेक्शन प्रिवेंशन का नोडल अधिकारी हूँ, और उसके तहत हम लोग ओटी में हो, मैटरनिटी में हो, आईसीयू में हो, इन सब के लिए सफाई कराते हैं, और इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स है वो हम अपने अस्पताल में फॉलो करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे चल के सरकारी अस्पताल के लिए लोगों की ऐसी भावना नहीं रहेगी। और मैं पूरे डॉक्टर फैटर्निटी की तरफ से, पूरे मेडिकल स्टाफ की तरफ से ये आप वादा कर रहे हैं कि हम जो अपने लेवल पे आपको बेस्ट सुविधाएं देंगे, और साफ सफाई और जो जिस तरह की वो लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं हम उनको जरूर पूरा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सवाल है कि शासकीय अस्पताल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर देख रेख की बहुत उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या ऐसी समस्याएं शासकीय अस्पताल में हैं कि उन्हें देख रेख पूरी संपूर्ण तरीके से नहीं मिल पाती है, या हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की संख्याएं कम हैं, तो ऐसी क्या समस्या आती है? जी देखिए, देख रेख की समस्या का ये है कि जो छोटे स्तर के अस्पताल हैं जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, और इनमें स्टाफ थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे ही आप किसी ब्लॉक लेवल पे आ जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल अस्पताल है, उसमें केयर की पूरी सुविधाएं हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप इस दुनिया को विदा होते हैं, तब तक एक डॉक्टर ही एक ऐसा आपके साथ होता है। जब आप पैदा होते हैं तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको इस दुनिया में माँ की कोख से बाहर लेके आता है, और जब आप इस समय कहीं अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह रहे होते हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं आप किसी अस्पताल में होते हैं, या किसी न किसी डॉक्टर के हाथ में होते हैं। तो डॉक्टरों से हमारा पुराना संबंध है, और वो लोग आपकी सेवा के लिए ही हैं। और ये ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो व्यवस्थाओं की वजह से कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं, तो उनकी तरफ से नेगेटिव थोड़ा संदेश जा सकता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ हमेशा आपके बेहतरी के लिए प्रयत्न करेगा। तो ये चीज़ है। अपन एक छोटे से मुद्दे पर रखेंगे, जो पीएमटी एग्जाम है। जी जी जी। पीएमटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से अपनी तैयारी को महत्व दें, किस तरह अपनी स्टडी को महत्व दें, ताकि वो पीएमटी में सफल और एक अच्छे डॉक्टर बन पाएं? देखिए, पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या होता है, बच्चों में बड़ा उत्साह होता है पीएमटी को लेके, और बड़ी असमंजस वाली स्थिति में कई बार बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते हमको बनना क्या है। जिन लोगों ने ये निश्चित कर लिया है कि वो उन्हें डॉक्टर बनना है, तो मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी देता हूँ और बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो चिकित्सक होते हैं ना, ईश्वर, पहली चीज तो उनको ईश्वर के बाद दूसरा कहते हैं सेकंड गॉड डॉक्टर होता है। इससे बड़ी उपाधि और शायद हम लोगों को ना मिले कहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप चिकित्सा करेंगे और अच्छी चिकित्सा करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ होगा जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी भी संस्थान में काम करते हैं तो वहाँ से हमको बाय सैलरी के माध्यम से या कहीं क्लिनिक के माध्यम से आपको आर्थिक पेशेंट। दूसरी चीज़ है कि अगर पैसे आप नहीं मिल रहे हैं किसी के या आप नहीं ले रहे हैं तो आपका यश बढ़ेगा। अगर आप ये बड़ी कहना चाहिए ईश्वर की बड़ी कृपा है सभी चिकित्सकों के ऊपर कि ये उनको मिलता है। अगर पैसे मिलेंगे नहीं तो आपका यश बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ है कि आपके उस व्यक्ति से संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये अपना पीएमटी को लेकर मुद्दा था। तो पीएमटी पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप एक मोटिवेशन स्पीच, हाँ, वो किस प्रकार अपनी तैयारी में समय व्यतीत करें और सब्जेक्ट को कैसे चूज करें और कहाँ तक अपनी तैयारी को लेकर जाएं? तो वही है कि एक तो हमें पहले तो जुनून पैदा करना होगा अपने अंदर। सबसे पहली चीज़ है जुनून कि मैं अपनी एक छोटी सी घटना बताता हूँ। क्या होता था जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था तो उस समय सर्दियों के समय हम लोग खाना खा लेते थे, टिफ़िन आता था मेरा, तो टिफ़िन ख़त्म करके जैसे ही तो हमें ठंडों में नींद आ जाती थी और हम नींद आ जाती थी तो सो भी जाते थे और टिफ़िन भी नहीं खा पाते थे। फिर बड़ी भूख लगती थी सुबह। तो मैं स्टूडेंट
पेरेंट्सों से कहना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, तो अपना ख्याल रखना होता है। जब तक आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, ये देखिए आपका सबसे अच्छा मित्र होता है आपका शरीर। चाहे आपके कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपका शरीर आपका हमेशा साथ देगा। तो अपने शरीर का स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, नियमित आप अपनी दिनचर्या बनाएं। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। पढ़ने का जो आपका समय है वो आपको एक निश्चित दौरान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सोने को लेके बड़ा आपको एक बहुत 6 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए होती है, आराम करना होता है। पानी उस दौरान आप ज़्यादा पिएं और घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट हो सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत होती है, लेकिन वो लास्ट में होपलेस हो जाते हैं। और इतना, क्योंकि 1 साल का 2 साल का जो भी आपका टाइम है, तो उसमें काफ़ी लंबी कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ती है और लगातार मेहनत और सतत प्रयास से और अटूट विश्वास आपका होना चाहिए कि नहीं, मैं आज तैयारी कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं बन ही जाऊँगा। आप जैसा आपका अवचेतन मन जो सोचता है, आप ठीक वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोच लेंगे मैं डॉक्टर बन गया तो बन जाएंगे। मैं आपकी छोटी सी स्टोरी दर्शकों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपना बैकग्राउंड और आपने किस तरह हासिल की सफलता, तो वो आप थोड़ा दर्शकों के साथ। जी देखिए, मैं एक यहीं कैलारस के पास बड़मन गांव से मैं पैदा हुआ और यहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा, चूँकि मेरे फादर भारतीय खाद्य निगम में थे तो दतिया में पोस्टेड थे। मेरी प्राइमरी फिर वहाँ हुई और उसके बाद मैं मुरैना, मैंने हाई स्कूलिंग मेरी मुरैना से हुई है। वहाँ पे उस समय पीएमटी का इतना क्रेज़ था, लेकिन ज़्यादा हम लोगों के पास साधन नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी। तो और पास में जो शहर है ग्वालियर, वहाँ हम लोगों को तैयारी के लिए जाना होता था जी। तो इसमें मेरे माता पिता का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मेरे को कोचिंग मैंने की थी, G5 कोचिंग की थी। उसके बाद मैं वहाँ से सेलेक्ट हुआ और मैंने मेरी रीवा मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS की परीक्षा पास की थी 2008 में। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी 2010 में। मैं टीकमगढ़ में पोस्टेड था। 2011-12 में मैं मुरैना शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैंने इन सर्विस कैंडिडेट परीक्षा में MS जनरल सर्जरी से पास किया और अभी मैं सबलगढ़ में एज ए सिविल सर्जन पदस्थ हूँ यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद शर्मा जी। और हम आज विदाई लेते हैं। शरद शर्मा जी के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, कई अच्छे सवालों के जवाब मिले। धन्यवाद। थैंक यू।